श्वेता अब और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, पर डॉक्टर के पास हमारे लिए वक्त भी तो होना चाहिए। इसके लिए मुझे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। बिना अपॉइंटमेंट के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? लक्ष्य बदले में कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट मैं ले लेता हूँ। अब श्वेता और भी ज्यादा कसमकस की स्थिति में आ जाती है और कहती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास भी तो वक्त होना चाहिए। लक्ष्य मुस्कुराकर बड़े ही आराम से जवाब देता है, श्वेता जी, पहले आप तय कर लीजिए कि किसके पास वक्त नहीं है, आपके पास या डॉक्टर प्रीति के पास। श्वेता हैरानी और परेशानी के मिले जुले भावों के साथ लक्ष्य की तरफ देखने लगती है। तभी लक्ष्य अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मैं पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि यदि आप साथ में हैं तो मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता के चेहरे पर बेबसी दिखाई देने लगती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि अनिका को पहले से बिना बताए जाने पर उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। अनिका के वहां मौजूद नहीं होने पर भी स्थिति को प्रीति से बात करके संभाला जा सकता था और लक्ष्य के वहां पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां की जा सकती थीं, लेकिन लक्ष्य के साथ रहते हुए ये करना भी संभव नहीं था। यहाँ लक्ष्य को अपने पैर के ठीक होने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो अपनी तरफ से पहले ही बड़े से बड़े डॉक्टर से अपनी चोट को लेकर मिल चुका था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ श्वेता के साथ कुछ वक्त बिताना था। तभी न जाने क्या सोचकर लक्ष्य श्वेता से पूछता है, क्या मुझे रिजेक्ट करने की वजह मेरा पैर है? क्या ये ठीक हो जाएगा तो आप हाँ कर देंगी? लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता का कलेजा धक हो जाता है। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य के दिमाग में इस तरह की कोई बात आएगी और वो श्वेता से इस तरह का कोई सवाल पूछ बैठेगा। सच यही था कि श्वेता के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। लक्ष्य ने श्वेता को इस हद तक प्रभावित किया था कि अगर सच में भी लक्ष्य के साथ इस तरह की कोई समस्या होती, तब भी वो वजह श्वेता के लिए इनकार का कारण नहीं बनती। लक्ष्य जैसा भी था श्वेता को पसंद था। सवाल सिर्फ इतना था कि कहीं इस पूरे मामले में कोई षड्यंत्र तो नहीं है। वैसे भी लक्ष्य के चलने, उठने बैठने या किसी भी सामान्य काम में उसका पैर बाधा नहीं बनता था। बस वह अपने पैर से लगातार घंटों तक किसी तरह का भारी काम नहीं ले सकता था। श्वेता लगभग गिड़गिड़ाते हुए आवाज में कहती है, आप इस तरह मुझे शर्मिंदा न करें। मेरे मन में एक पल के लिए भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इसे ठीक करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं आई। पर मुझे यकीन है कि ये ठीक हो सकता है। लक्ष्य श्वेता से किसी इसी तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा था। श्वेता की बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर बड़ी ही खुशी मिलती है। श्वेता का लक्ष्य की परवाह करना उनके रिलेशनशिप के लिए एक सकारात्मक चिन्ह था। लक्ष्य को विश्वास होने लगता है कि वो श्वेता के दिल में अपनी जगह बनाने में धीरे धीरे कामयाब हो गया है। लक्ष्य चेहरे पर नकली उदासी ले आता है और कहता है, कोई बात नहीं। श्वेता को लक्ष्य के चेहरे की उदासी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? लक्ष्य श्वेता से कुछ इसी तरह की बात सुनना चाहता था। वो मुस्कुराकर बोला, आपको अपना कुछ वक्त मुझे देना होगा, बस इतना काफी होगा। श्वेता पूछती है, मतलब? लक्ष्य कहता है, मतलब ये कि आज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। श्वेता काफी संकोच करते हुए जवाब देती है, मुझे ये सुनकर ही काफी अजीब लग रहा है। ये हम फिर कभी और वहाँ चल सकते हैं। लक्ष्य कहता है, मैं आपकी किसी बात को मनाकर कैसे कर सकता हूँ? हाँ, हम कभी और जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्वेता पूछती है, बताइए वो शर्त क्या है? लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, अगर आप मेरा ऑफिस नहीं देखना चाहती तो आज आप मुझे अपनी फार्मेसी दिखा दीजिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगती है। वो समझ जाती है कि लक्ष्य किसी भी तरह उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। श्वेता को भी लक्ष्य की कंपनी बेहद पसंद आने लगी थी। लक्ष्य से मिल लेने के बाद उसके साथ बिताए हुए वक्त का हर पल बार बार श्वेता के जहन में घूमता रहता था। सोचने समझने के स्तर पर श्वेता पूरी तरह तैयार थी कि उसे लक्ष्य से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन अनजाने में ही श्वेता का दिल धीरे धीरे लक्ष्य का दीवाना होता जा रहा था और वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। श्वेता कहती है, मतलब आज आप पूरा मूड बनाकर और खुद को पूरी तरह से फ्री करके घर से निकले हैं। आप पहले ही सोचकर बैठे हैं कि न आज आप खुद कोई काम करने वाले हैं और न ही मुझे करने देने वाले हैं। लक्ष्य मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ पीछे करके विश्राम की पोजीशन लेकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर कहता है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। श्वेता कहती है,
तो आज आप मेरी फार्मेसी देखने के लिए मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी गाड़ी में, और हाँ, ड्राइव मैं खुद करूंगी। लक्ष्य मुस्कुराकर एक बार फिर से अपनी गर्दन झुकाता है, अपने दाएं हाथ को अपने पेट की तरफ मोड़ते हुए बाएं हाथ को हवा में नीचे की तरफ खोलकर पीछे की ओर कर देता है, जिसका अर्थ था, जो हुक्म मेरे आका। श्वेता मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने के लिए अपना एक कदम पीछे करती है, तभी वहां पड़ा हुआ छोटा सा कंकड़ श्वेता की सैंडल की हील के नीचे आ जाता है, जिससे श्वेता का बैलेंस बिगड़ जाता है। पैर मुड़ने की वजह से श्वेता का एक हाथ ऊपर की ओर हवा में दिखाई देता है और वो पीछे की ओर गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि श्वेता खुद को गिरने से संभालती या फिर गिर जाती, लक्ष्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। उस एक्स कमांडो के रिएक्शन काफी तेज थे। श्वेता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो संभल चुकी थी। लक्ष्य का एक हाथ श्वेता की कमर पर था और दूसरा हाथ अभी भी अपनी पीठ के पीछे की ओर ही था। लक्ष्य का शरीर एकदम स्ट्रेट था। श्वेता को बचाने के लिए सिर्फ उसके एक हाथ ने मूवमेंट की थी। उसके छूने में किसी भी तरह की अभद्रता नहीं थी। जब लक्ष्य के हाथ में श्वेता की पतली कमर थी, तब उसे अपने हाथ पर किसी मोम की गुड़िया के होने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे श्वेता का शरीर बड़ी ही फुर्सत से तराशा गया था, वो उसके ख्वाबों से भी ज्यादा सुंदर थी। श्वेता के शरीर के स्पर्श मात्र से लक्ष्य के शांत अरमानों को जैसे हवा मिल गई थी। लक्ष्य को तीव्र इच्छा हुई कि वह श्वेता को कसकर अपने गले से लगा ले। अगर श्वेता ने अब तक इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी होती, तो लक्ष्य कभी भी अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देता। पर बिना श्वेता की मर्जी के उसे नाजायज छूना लक्ष्य को गवारा नहीं था। लक्ष्य के स्पर्श से वैसे ही श्वेता के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। लक्ष्य की पकड़ श्वेता की सोच से भी ज्यादा मजबूत थी। श्वेता के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं, चेहरा शर्म से लाल हो गया था। श्वेता लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखती है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे दिन की प्लानिंग उल्टी पड़ जाए। ऐसा कहकर वो अपने दूसरे हाथ से श्वेता का हाथ पकड़ते हुए उसे सीधा खड़ा करने में मदद करता है। श्वेता लक्ष्य के जवाब पर उसे हैरानी से देखती है। लक्ष्य अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाली थी मेरे पैर की वजह से। मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े आपके पैर की वजह से। इस झिझक की स्थिति को लक्ष्य ने इतनी सफाई से एक्सप्लेन किया था कि श्वेता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो खुद को संभालती है और चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मारवा हाउस में अनिका तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। वो जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस पहुंचना चाहती थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आने की आवाज होती है। वो अपना फोन देखती है तो ये नोटिफिकेशन श्वेता के भेजे हुए मैसेज का था। वो मैसेज पढ़ती है, अनिका दी, मैं लक्ष्य को कब आने के लिए कहूँ, मैं और ज्यादा समय तक उससे इस तरह नहीं मिल सकती। अनिका अपना फोन वापस रख लेती है और अपनी ही जगह पर स्टैच्यू बनकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारी बातें चल रही हों। ठीक इसी वक्त प्रीति वहां आ पहुंचती है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो असमंजस की स्थिति में थी। अनिका दी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? प्रीति की आवाज सुनते ही अनिका की सोच टूट जाती है। वो प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति को एहसास होता है कि अनिका का ध्यान पूरी तरह से उसी की तरफ है, तो वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के उस फाइल को पकड़ लेती है और खोलकर देखती है। जैसे जैसे वह उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पूरी तरह देख लेने के बाद वो प्रीति की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखती है। प्रीति कहती है, जब आपको हैरानी हो रही है तो सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसकी बॉडी का पैरालिसिस उसकी बोन मैरो से रिलेटेड हो सकता है? ये किस तरह की समस्या है? प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अनिका प्रीति से कहती है, मेरे साथ चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इसके बाद वे दोनों सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चली जाती हैं। अब तक सीक्रेट अंडरग्राउंड में रखी गई सभी औरतों को महिला आश्रम भेज दिया गया था। सनी भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। भूमिका और अब्दुल भी अपने नियमित कार्यों पर लौट चुके थे, जिसकी वजह से प्रीति का काम काफी कम हो गया था और अब वो अपना पूरा ध्यान विशु के स्वास्थ्य पर लगा सकती थी। ये उसी की रिपोर्ट थी जिन्हें उसने अनिका के हाथों में दिया था। उसके पैरालिसिस के स्टेटस की जानकारी के लिए जिन जांचों की जरूरत नहीं थी, प्रीति ने वो सब भी कर डाली थी। क्योंकि पैरालिसिस से संबंधित पाए जाने वाले सभी कारणों की जांच करने के बाद प्रीति के हाथ ऐसी कोई भी ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं आई थी जिसे कारण के तौर पर पहचाना जा सके।
परेशान होकर प्रीति ने और भी बहुत सारी तरह तरह की जांच कर डाली थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब वो परेशानी की स्थिति में फंस चुकी थी। जिस तरह की रिपोर्ट विशु की थी, उनसे होने वाली बीमारियों में पैरालिसिस का नाम नहीं आता था। इन रिपोर्ट्स में विशु के शरीर में जो कमियां नजर आ रही थीं, उन कमियों के कारण जो बीमारियां शरीर को घेरती हैं, उस तरह की बीमारियां विशु के शरीर में नहीं थीं। जिसे वे नॉर्मल पैरालिसिस समझ रहे थे, वो बीमारी कुछ और ही तरह के राज लिए बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों विशु के पास पहुंच जाती हैं। अनिका ने जब शुरुआती दौर में विशु की जांच की थी, तब उसे कुछ शारीरिक क्रियाएं अजीब लगी थी, लेकिन उसने तब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वह वक्त आ गया था जब अनिका को उन सभी पर ध्यान देने की जरूरत थी। अनिका सबसे पहले विशु के हाथ की कलाई पकड़कर शांति से खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करते हुए उसकी नब्ज चेक करती है। करीब 2 मिनट के बाद वो पूरी तसल्ली कर लेती है कि उसकी नब्ज ठीक ठीक किस तरह काम कर रही है। इसके बाद वो उसकी गर्दन के पास मौजूद नसों पर हाथ रखती है और एक बार फिर से आंखें बंद करके मन ही मन गिनती करने लगती है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर से आंखें खोलती है और हैरानी से विशु की तरफ देखने लगती है। इस बार वो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेती है और मन में गिनती करते हुए नब्ज और नसों को चेक करती है। अनिका करीब 40 से 45 मिनट तक अपने आयुर्वेदिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए विशु के शरीर के सभी हिस्सों की अलग अलग तरह से जांच करती है। अच्छी तरह संतोष कर लेने के बाद अनिका 2 कदम पीछे हट जाती है, अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरा हाथ अपने माथे पर। प्रीति, जो अब तक विशु के दूसरी तरफ खड़े होकर अनिका की मदद कर रही थी, वह अनिका के करीब आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ अनिका दी? क्या कोई बहुत परेशानी वाली बात है? क्या इसका इलाज संभव नहीं? अनिका अपना दूसरा हाथ भी अपनी कमर पर रख लेती है और कहती है, नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीति पूछती है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? अनिका जवाब देती है, मैं परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। प्रीति घबराते हुए कहती है, प्लीज दी, ठीक से बताइए ना, क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है। अनिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है और उससे बातें करते हुए धीमे धीमे कदमों से चलते हुए वहां से बाहर निकल आती है। अनिका कहती है, उस समय को हम जितना समझ रहे थे, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तुम उससे सावधान रहना। जब अनिका आगे कुछ नहीं बोलती तो प्रीति कहती है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, लेकिन बताइए तो सही उसने किया क्या है? अनिका कहती है, वो जिस भाई की तबीयत की दुहाइयां दिया करती थी, मुझे लगता है कि इसकी ऐसी हालत होने के पीछे उसी का हाथ है। प्रीति कहती है, कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगी? अनिका जवाब देती है, अब ये हमें सिर्फ विशु ही बता सकता है और इसके लिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं और वो अनिका से पूछती है, क्या ये ठीक हो सकता है? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, देखते हैं, कल से इसका इलाज मैं खुद करूंगी, तुम तैयार रहना कुछ नया सीखने के लिए। इसके बाद अनिका मारवा हाउस से बाहर निकल जाने के लिए तेज कदमों से डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती है। वो जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस जाकर सभी से मिलना चाहती थी। गुलेरिया हाउस में अब तक विक्की पहुंच चुका था। वो बार बार गुलेरिया हाउस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो वहां की हर चीज से वाकिफ था। अक्सर उसकी और आकाश की मुलाकात गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में ही हुआ करती थी, लेकिन आज अनिका से मिलने की चाहत उसे गुलेरिया हाउस में ले आई थी। हालांकि वो आकाश को अपनी आंख से देखना चाहता था, उससे मिलकर उसका हालचाल पूछना चाहता था, पर फिर भी उसकी उत्सुकता आकाश से ज्यादा अनिका से मिलने के लिए थी। अभी तक बाहर वालों को आकाश से मिलने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि विक्की एक वकील था और उसके साथ साथ आकाश का पुराना दोस्त भी, इसी दोस्ती की वजह से करण गुलेरिया ने विक्की को आकाश के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। जब विक्की गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, तभी उसकी निगाहें इधर से उधर घूमने लगती हैं। जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है तो नंदिनी और श्रेया दोनों ही वहां मौजूद थीं। दोनों बैठकर बातें कर रही थीं और बच्चों को खेलते हुए देख रही थीं। यश की बढ़ती हुई शरारतों की वजह से नंदिनी उस पर हर वक्त अपनी निगाहें बनाए रखती थीं। विक्की उन दोनों की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मेरा नाम विक्की है और मैं। वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि तभी उसे बीच में ही रोकते हुए नंदिनी कहती है, रुकिए वकील साहब, आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। चाचा जी ने आपके बारे में पहले ही बता दिया है कि आप हमारे आकाश से मिलने के लिए आए हैं। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आइए बैठिए। विक्की कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक बार आकाश से मिल लूँ तो मैं तुरंत वापस चला जाऊँगा। नंदिनी कहती है, हाँ,
हमें मालूम है कि वकीलों के पास बहुत काम होता है, लेकिन नंदिनी गुलेरिया मुस्कुराते हुए कहती है, आकाश के ठीक होने के बाद जब आप उसे कहेंगे कि हमने आपकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं की तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। विक्की वैसे भी गुलेरिया हाउस से तुरंत ही चले जाना नहीं चाहता था और डाइनिंग हॉल में बैठना उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से घर के बाकी सभी हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता था और साथ में घर में आते जाते लोगों को भी। विक्की मुस्कुराकर थैंक यू बोलते हुए बैठ जाता है। उसके बाद एक के बाद एक नौकर जाकर उसकी सेवा में एक से बढ़कर एक चीजें रखकर चले जाते हैं। विक्की मन ही मन सोचता है कि वो अनिका के बारे में कैसे पता करे। विक्की एक काबिल वकील था, इसलिए वाक चतुर में उसका आसानी से तोड़ ढूंढना संभव नहीं था। उसने श्रेया की तरफ देखकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता लगा कि आपकी तबीयत भी काफी समय से ठीक नहीं थी। श्रेया मुस्कुराकर शांति से जवाब देती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर ठीक नहीं होती तो भी आकाश के लौटने से मैं ठीक हो ही जाती। विक्की कहता है, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे जब आकाश के बारे में पता चला तो उससे मिले बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं बेहद खुश हूँ कि अब काफी समय बाद गुलेरिया परिवार में खुशियाँ लौट आई हैं। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, अनिका और आकाश दोनों ही भाई बहनों ने एक ही वक्त पर कितनी मुश्किलें झेली हैं। श्रेया बदले में सिर्फ मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। विक्की नंदिनी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या अनिका जी खुद आकाश की देखभाल कर रही हैं? अनिका जी के हाथ में जादू है, मेरे दोस्त को ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी अनिका के हाथों में जादू है, लेकिन अब वो जादू चलाना भूल चुकी है। अनिका की वजह से ही हमारा आकाश हमारे पास है। फिर चेहरे पर उदासी लाते हुए कहती है, लेकिन अब अनिका इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती। विक्की कहता है, आप उदास मत होइए, परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। जो भी होता है उसमें नकारात्मकता के साथ साथ कोई न कोई सकारात्मक पहलू जरूर होता है। अब देखिए, जो वक्त वो अपने परिवार को तब नहीं दे पाती थी, वो अब मारवा परिवार में अपने बच्चों और परिवार को दे रही होगी। तभी श्रेया बोल उठती है, आप सही कह रहे हैं, उसके पास हमेशा ही वक्त की कमी रही है। मैं उसे सालों से जानती हूँ, उसके पास कभी खुद के लिए भी वक्त नहीं रहा, लेकिन अब उसे अपने बच्चों और परिवार के साथ वक्त बिताते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी श्रेया नंदिनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, नंदिनी दीदी, मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ, क्यों न अनिका को कुछ दिनों के लिए गुलेरिया हाउस बुला लिया जाए। फिर मजाक के अंदाज में आगे कहती है, कहीं उसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर न जाने ये मौका कब हाथ आएगा। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी हंस पड़ती है। फिर एक पल रुककर नंदिनी कहती है, मैं तो कह कहकर थक चुकी हूँ, पर उसे फुर्सत ही नहीं। वह तुम्हारी ननद के साथ साथ सहेली भी है, अब तुम ही उसे मनाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। बस यही वो बात थी जो विक्की इतनी देर से सुनने के इंतजार में बैठा था। वो समझ चुका था कि अनिका गुलेरिया हाउस में मौजूद नहीं है, पर दिल बेचारा उस पर किसका जोर है। अब वो मन ही मन इच्छा करने लगता है कि काश अनिका गुलेरिया हाउस आ जाए और वो एक पल के लिए उसे करीब से देख पाए। मारवा हाउस। वहाँ विक्की अनिका को एक नज़र देखने के लिए तरस रहा था। यहाँ अनिका इन सब बातों से अनजान मारवा हाउस से बाहर निकल नहीं पा रही थी। जैसे ही अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती है, उसे रोहित सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अनिका के पास आकर रोहित कहता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में बच्चों को मिलने के लिए चलेंगे। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित अपने कमरे की ओर तेजी से बढ़ जाता है। अनिका अपनी जगह पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अनिका धीरे धीरे वापस अंदर की ओर चलने लगती है। अंदर आकर वो डाइनिंग हॉल में लाउंज चेयर पर बैठ जाती है। तभी प्रीति विशु की बीमारी और सौम्या के बारे में सोचते सोचते उस तक पहुंच जाती है। प्रीति अनिका को बैठे हुए देखकर वहीं रुक जाती है। तभी अचानक कुछ याद आने पर वो अपना फ़ोन निकालती है और उससे आया हुआ वो मैसेज पढ़ती है। उसके बाद अनिका के पास जाकर बैठ जाती है। अनिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर की बैक रेस्ट पर रखा हुआ था और दोनों हाथ हैंड रेस्ट पर। इस समय वो एकदम शांति से बैठी हुई थी और लगातार कुछ सोच रही थी। तभी प्रीति कहती है, अनिका दी, क्या हम आज लक्ष्य को मिलने के लिए बुला लें? परसों से कौटिल्य भैया की साइबर सिक्योरिटी मीटिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम सभी को उसी में शामिल होना है। फिर हम पूरे 1 हफ्ते के बाद ही लक्ष्य से मिल पाएंगे। प्रीति की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी। उसे कल लाइफ हॉस्पिटल में बुला लो।
अनिका की बात सुनकर प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की तरफ देखती है, क्योंकि अनिका ने ये तो बताया ही नहीं था कि उसके बाद प्रीति को करना क्या है। प्रीति का चेहरे पर छोटे बच्चे जैसी मासूमियत देखकर अनिका को हंसी आ जाती है, क्योंकि प्रीति के सवाल उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। अनिका अपने हाथ से प्रीति के माथे पर टपली देते हुए कहती है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, उसके पैर के सभी टेस्ट करवाने हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। एक बार पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, फिर इलाज तो हो ही जाएगा। प्रीति अपनी जगह से उठती है और कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। तभी अनिका को सामने से रोहित मारवा सीढ़ियों से उतरकर आता हुआ दिखाई देता है। एक तो पहले अनिका रोहित के लुक की दीवानी थी, ऊपर से आज वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अनिका की निगाहें उसी की ओर आते हुए रोहित पर टिक जाती हैं। रोहित की हाइट, मसल्स, फिट बॉडी और उस पर से रोहित की बॉडी लैंग्वेज, खासकर उसका कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें हमेशा ही अनिका का मन मोह लेती थीं। रोहित का स्टाइल अनिका को बेहद पसंद आता था। इन सबसे भी ऊपर रोहित का अनिका के लिए बेशुमार प्यार और बेहिसाब परवाह, जो रोहित को अनिका के लिए पूरी दुनिया में सबसे खास बनाती थी। रोहित को अपनी तरफ आते हुए देखकर अनिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। रोहित की निगाहें जैसे ही अनिका की नज़रों से मिलती हैं, वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास आ जाता है। अनिका बिना कुछ बोले अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसकी ओर देखती चली जाती है। तभी रोहित हल्का सा झुककर अनिका से धीरे से पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? रोहित के करीब आने से उसकी खुशबू अनिका को मदहोश करने लगती है, लेकिन अनिका किसी तरह अपना होश संभालती है। फिर रोहित के और करीब आकर अपना दायां हाथ रोहित के सीने पर रखती है। फिर छेड़ने के अंदाज में पूछती है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो, क्या कुछ खास है? रोहित मुस्कुराकर अनिका की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने और करीब लाते हुए कहता है, तो क्या वापस बेडरूम में चलें? अनिका अपना दूसरा हाथ भी रोहित के सीने पर रखते हुए उसकी बात पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसकी आंखों में देखती है। फिर रोहित अपनी बात को बदलते हुए कहता है, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके लिए इतना स्मार्ट दिखना कंपलसरी है। अब अनिका अपनी भौहें चढ़ाकर हैरानी से रोहित को देखने लगती है। रोहित अनिका की आंखों के सवाल का जवाब देता है, मुझे लगा मेरी बीवी कहीं जा रही है तो मैं उसके साथ आ रहा हूँ, बस इतना ही। अब अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हंसी दिखाई देने लगती है। वो अपना सिर रोहित के सीने पर रख लेती है। रोहित अपना एक हाथ अनिका के सिर पर और दूसरा कमर से ऊपर रखकर आंखें बंद कर लेता है। रोहित की बाहों में अनिका बंद आंखों से जमीन पर खड़े होकर जन्नत का सुकून लेने लगती है। कुछ पलों के लिए वो दुनिया की हर चीज भूल जाती है, हर काम, हर नाम, हर तनाव, सब कुछ। क्षणों तक इसी तरह रहने के बाद रोहित का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। वह अनिका से मजाक के अंदाज में कहता है, आगे का कुछ प्लान है या मैं तुम्हें गोद में उठाकर वापस ले